नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी अगली क्लास लेके आ गए और हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र के बारे में अपने बात की थी कि श्वसन तंत्र होता क्या है, कि कैसे मानव में O2 CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट होते हैं जो कौन सी गैस श्वसन क्रिया में लेते हैं, कौन सी निकालते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं जब कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी निकालते हैं। अब अपन ने आगे बात कर ली कि भाई O2 कैसे जाती है हमारे शरीर में, O2 का परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है, CO2 का परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है। अब हम आगे अपना टॉपिक श्वसन तंत्र आगे बढ़ाते हुए और बात करते हैं अगले कि ह्यूमन में, मानव में ऐसे कौन कौन से चेंजेज होते हैं जो श्वसन क्रिया करने पर हमारे शरीर में भी वो चेंज होते हैं। अब सुनो एक बात कि मान के चलो हमने ऑक्सीजन अंदर ली, हमने हमारी सांस ली, ब्रीथिंग करी। अभी हम बात नहीं कर रहे कि हमने CO2 अंदर ली, O2 अंदर ली या O2 बाहर निकाली, CO2 बाहर निकाली। अब हम बस श्वसन क्रिया कर रहे हैं और अपन ने सांस ली और अपन का क्या हुआ कि अपन का सीना फूल गया। अपन का सीना क्या हुआ, फूल गया। और सीना फूल जाए, सीने का क्या होता है, उसके आयतन में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। और जैसे ही सीना अपन के आयतन में बढ़ोतरी हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, एक अलग ही फील आता है कि भाई हमारा सीना इतना अधिक कैसे हो गया। ऐसा लगता है, वो सॉन्ग भी तो है, सनी दियोल सी बॉडी रे। हाँ, तो उस बात पे अपन देखते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से चेंजेज आए, कौन कौन से परिवर्तन हुए कि हमारे क्या हो गया, सीने का आयतन बढ़ गया। सीने में जो ऊतकें हमारी, उनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का परिवर्तन हुआ। अब जैसे ही ऑक्सीजन हमारी कूपकाओं में गई तो क्या हुआ, हमारी कूपकाओं का आकार में बढ़ोतरी हुई। जो 30 करोड़ कोशिकाएं उनमें ऑक्सीजन गई, उनने अपने आकार में बढ़ोतरी करी। और आकार में जैसे बढ़ोतरी करी तो क्या हुआ, हमारे सीने का भी आयतन क्या हो गया, बढ़ गया और सीना हमारा उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। तो किस प्रकार से लगता है, अपन एक बात करें तो देखो क्या चेंजेज होते हैं ऐसे। अपन देखो एक मानव में ऐसी संरचना अपन एक देखते हैं और उसमें डायग्राम बना के समझते हैं कि भाई ऐसे कौन से चेंजेज हैं जो मानव में हुए। अब ये अपन बात कर रहे हैं हमारे मानव की, और मानव में देखो कि यहाँ पर जैसे आए तो यहाँ पर अपन के दोनों क्या होते हैं, लंग्स, और नीचे क्या होता है हमारा स्टमक वाला भाग या पेट वाला भाग। तो इन दोनों स्टमक और पेट वाले भाग पर एक संरचना, ऐसी संरचना पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, डायफ्राम। और अपन बात करते हैं डायफ्राम को एक अपन बीच वाला मिडल पॉइंट मान लेते हैं, और उससे ऊपर देखते हैं तो उससे ऊपर अपन को अपना चेस्ट वाला भाग और नीचे स्टमक या पेट वाला भाग। तो जो ऊपर वाला होता है इसको अपन बोलते हैं बक्ष गुहा, बक्ष गुहा। और इसको अपन बोलते हैं उदर गुहा, इसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल को कैविटी, और इसको अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। एब्डोनिमल कैविटी और थोरेसिक कैविटी। अब देखो इनमें चेंजेस कैसे आएंगे कि हमने यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन गैस अंदर ली तो हमारे सीने का आयतन है जो बढ़ किस प्रकार से जाता है। ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, हमारे लंग्स में हो रहे हैं, हमारे पेट में हो रहे हैं, हमारे डायफ्राम में हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो ये हमारा डायफ्राम है, जैसे अपन सांस लेंगे तो अपन को क्या होगी कि ये जो अपन सांस लेंगे अपन के लंग्स का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही हमारे लंग्स का आकार बढ़ेगा, हमारे लंग्स आपस में फैलेंगे, उनमें हवा जाएगी तो उनके आकार में भी क्या होगी, बढ़ोतरी। अब देखो जैसे ये लंग्स में बढ़ोतरी हुई तो हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है, ये यहाँ से और नीचे की ओर एक स्ट्रक्चर के रूप में हो जाता है।
अपन बोल सकते हैं इसको कि गुंबदनुमा आकार में चेंज हो गया। जैसे हमारी कूपकाओं में हवा आई, कूपकाओं में हवा आई, आकार बढ़ा, तो हमारा डायफ्राम क्या हुआ, नीचे की साइड बैठ गया। और नीचे की साइड बैठ गया तो क्या हुआ कि इनमें क्या हुए, चेंज। तो जिससे क्या हुआ, देखो ऊपर हमारे फेफड़ों के लिए भी क्या मिल गया, स्पेस। तो पहला अपन बात करें कि डायफ्राम क्या हो जाता है भाई अपना, चपटा या गुंबद नुमा। पहला चेंजेज हो गया ये कि डायफ्राम अपन का क्या हो जाएगा, चपटा या गुंबद नुमा। अगली बात करें अपन कि और क्या चेंजेज आएंगे, तो जैसे हमारे लंग्स का आकार बढ़ेगा, जो हमारी ये उदरगुआ वाली भाग है, ये क्या हो जाएगी, ये अपनी अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। मान के चलो यहां से इतना हुआ तो ये अंदर की ओर क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो दूसरा चेंजेज हुआ हमारी उदर गुहा में, तो उदर गुहा भी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब तीसरी चीज बोलते हैं कि हमारी फेफड़ों के ऊपर एक आवरण होता है जिसको अपन बोलते हैं प्लूरा, और प्लूरा के ऊपर पाई जाती है हमारी पेशियां। तो कौन सी पेशियां, वो होती हैं हमारी इंटरकोस्टल पेशियां, इंटरकोस्टल पेशियां। तो तीसरा चेंजेज होगा इंटरकोस्टल पेशियों में। अब क्या होगा कि इंटरकोस्टल पेशियां क्या होंगी, अपने आकार में थोड़ी बढ़ोतरी कर लेती हैं, इनमें संकुचन हो जाता है और ये क्या हो जाती हैं, फैल जाती है। और जैसे इंटरकोस्टल पेशियां अपन के फैलेंगी तो क्या होगा, हमारे जो सीना है उसका आयतन अपन को बढ़ जाएगा। तो देखो तीन चेंजेज हो रहे हैं, डायफ्राम नीचे की ओर आ रहा है, अपन की उदर गुहा सिकुड़ रही है, और ये होती है इंटरकोस्टल पेशिया में भी क्या हो जाता है, संकुचन। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। और अंतः श्वसन का मतलब है कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, और दूसरा श्वसन होगा बाह्य श्वसन। कौन सा, बाह्य श्वसन। और इसका मतलब होगा कि बाह्य श्वसन होगा तो अपन CO2 को शरीर से बाहर निकालेंगे। जो गैस हमने ऑक्सीजन के दौरान ली है, उन ऑक्सीजन के कारण जो CO2 बन रही है, उस CO2 को अपन शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और जब इस CO2 को अपन शरीर से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, क्या चेंजेज होंगे, तो जैसे अपन ने ऑक्सीजन ली तो क्या हुआ, ये तीन चेंजेज हुए। और CO2 निकालेंगे तो देखो पहला चेंजेज, डायफ्राम अपनी जगह पे हो जाएगा, यहां से डायफ्राम फिर यहां आ जाएगा। जो उदरीय पेशियां में सिकुड़न आई है वो क्या होगी, उदरीय पेशियां फैल जाएंगी, और हमारे इंटरकोस्टल पेशियों में जो फैलाव हुआ है, संकुचन उत्पन्न हुआ है, वो संकुचन भी क्या हो जाएगा, बंद। तो ये प्रोसेस होती है अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। श्वास अंदर लेना और श्वसन बाहर क्रिया करना। अब देखो श्वास अंदर लेने में अपन को लग रहा है 2 सेकंड का टाइम, और श्वास बाहर छोड़ने में अपन को लग रहा है 3 सेकंड का टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, 5 सेकंड। तो अपन कह सकते हैं कि एक बार श्वसन क्रिया करने में, श्वसन क्रिया का मतलब है ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर निकालना, तो एक बार श्वसन क्रिया करने में अपन को टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का। तो ये प्रोसेस होती है हमारे सीने का आयतन बढ़ने में और कम होने में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अपन बात करते हैं अपनी अगली। ठीक है भाई, अब देखो आगे की बात, और आगे अपन बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि कोशिका जो हमारे O2 और CO2 को क्या कर रही है, चेंज। तो कोशिकाओं में जब CO2 बन रही है, CO2 का जब निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन कर रही है CO2 का, तो वो CO2 में किस प्रकार से उसका निर्माण कर रही है, ऐसी कौन कौन से चेंजेज हो रहे हैं उसमें जो CO2 का निर्माण कर रही है। और जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलकर CO2 का निर्माण कर रहे हैं तो कैसी ऊर्जा मिल रही है, हमारे शरीर को किस प्रकार की और कितने % ऊर्जा मिल रही है, तो उसकी बात करते हैं अपन। तो अपन का अगला टॉपिक है कोशिकीय श्वसन, जिसे अपन बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पाइरेशन।
कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पायरेशन। और सेल्यूलर रेस्पायरेशन या कोशिकीय श्वसन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो CO2 के पास, कोशिका के पास पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ग्लूकोज के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर रही है? CO2 का। अब CO2 का जब निर्माण हो रहा है तो कौन कौन सी चक्र काम कर रहे हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया ये कंप्लीट हो रही है? तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें दो चक्र काम करते हैं। एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र या साइकिल, और दूसरा होता है अपन का क्रेब्स चक्र। एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। तो अपन बात करें, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कोशिका द्रव्य वाले भाग में, और क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है कोशिका द्रव्य में, और क्रेब्स चक्र हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इनमें देखते हैं टोटल अपन कि क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो एक तरफ अपन लिखते हैं ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी साइड लिखते हैं अपन क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र। तो देखो, ये तो सबसे पहले अपन बात करें कहाँ कंप्लीट हो रहा है? कोशिका द्रव्य में, और ये हो रहा है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में। एक तो कहाँ हो रहा है भाई? कोशिका द्रव्य में, और दूसरा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कोशिका द्रव्य में ये कंप्लीट हो रहा है तो अपन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताते हैं कि भाई जो इसके बारे में एम्बडन, मेयरहोफ व पाइनस वैज्ञानिक ने बताया। और देखो, एम्बडन का E, मेयरहोफ का M और पाइनस का P, तो इसलिए अपन इसको EMP चक्र भी कहते हैं। EMP चक्र भी कहते हैं। और इसके बारे में बताया था किसने भाई? क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्रेब्स चक्र। अब देखो, इसका काम क्या होता है कि जब ऑक्सीश्वसन होता है, कोशिका में ऑक्सीश्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज कर रही है और वो कोशिका के विभिन्न अंगों में जा रही है, तो उसमें होता है क्रेब्स चक्र कंप्लीट। और जब क्रेब्स चक्र हो जाएगा तो किसका निर्माण होगा भाइयों? ऊर्जा का। और ऊर्जा जब होगी तो यह कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है। अब इसको EMP चक्र भी कहते हैं। और देखो, इसमें 10 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 2 ATP ऊर्जा हो जाती है भाई ऊर्जा खर्च, और शेष रह जाती है भाई 8 ATP ऊर्जा। इसमें एक बार ग्लाइकोलाइसिस चक्र होने में 10 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से 2 ATP ऊर्जा तो क्या हो जाएगी? खर्च, और शेष कितनी रह जाएगी भाई? 8 ATP ऊर्जा। और क्रेब्स चक्र में क्या होता है? 30 ATP ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण। 30 ATP ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण। और इसमें से भाई खर्च नहीं होती, क्योंकि इसका निर्माण होता है तभी ऊर्जा क्या हो जाती है? खर्च। तो देखो, 30 और प्लस 8, तो टोटल अपन को लाभ कितने ATP ऊर्जा का हुआ? तो टोटल लाभ हुआ हमें 38 ATP ऊर्जा का। तो एक बार कोशिकीय श्वसन करने में कितनी ऊर्जा का लाभ होता है हमें? और वो होता है भाई 38 ATP ऊर्जा। और जब 38 ATP ऊर्जा एक बार अपन को काम करने में सहायक होगी तो उसको अपन बोलते हैं कोशिका के द्वारा बचाई गई ऊर्जा। ठीक है भाई। और आप इसको साथ साथ ही जो भी चीज बताई जाए उसको क्या होते हैं कि साथ साथ ही अपन लिखते चलें। अब देखो, और अपन बात करें
अब तुम बात करोगे कि भाई ये एटीपी क्या होती है। एटीपी, तो एटीपी की क्या होता है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी, एटीपी क्या होता है कि जैसे हम हमारे मनी को रुपये पैसों में काउंट करते हैं ना, ऐसे हम ऊर्जा की गणना करने के लिए एक मात्रक या इकाई का यूज करते हैं और उस इकाई को अपन बोलते हैं एटीपी। इसको लिए हम इसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऊर्जा की मुद्रा किसको बोलते हैं, तो ऊर्जा की मुद्रा होती है एटीपी। और अपन बात करें एक एटीपी बराबर, तो एक एटीपी बराबर 8.15 किलो कैलोरी। तो एक एटीपी बराबर होती है 8.15 किलो कैलोरी। तो ये हो गई भाई हमारे श्वसन तंत्र में कोशिकीय श्वसन की बात। अब अपन आगे बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जिनमें क्या होता है। जैसे भाई मानव में तो क्या है, श्वसन अंग के रूप में अपन बात करते हैं, तो श्वसन अंग होता है अपन के क्या, फेफड़े या लंग्स। अब विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं जिनमें अपन देखेंगे श्वसन अंग। तो विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग, और विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग की बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक कोशिकीय जंतु। जैसे अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ की, कि प्रोटोजोआ में कौन कौन से किस प्रकार से श्वसन क्रिया करते हैं, कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो इसमें पाई जाती है भाई कोशिका झिल्ली। इसमें पाई जाएगी क्या, कोशिका झिल्ली। और अगली बात करें अपन, तो अगली बात करते हैं तो देखते हैं बिच्छू या स्कॉर्पियन में, बिच्छू या स्कॉर्पियंस में। तो बिच्छू में जो श्वसन होते हैं अंग, वो होते हैं भाई बुक लंग्स। हिंदी में भी इनको अपन बोलते हैं बुक लंग्स। ठीक है भाई। और फिर अगली बात करते हैं हम मछली या मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में जो अपन के क्या होते हैं श्वसन अंग, वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं गिल्स, सल्क या गलफड़े। तो मछली क्या होती है, गिल्स, सल्क और गलफड़े के द्वारा क्या करती है, श्वसन अंग। अब एक चीज और आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे होंगे इस चीज को, कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। तो अब दोस्तों अब ये देखिए कि ये कहावत जो हम बचपन में बोला करते थे, ये बात सही है कि गलत है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे मछली को अपन क्या करते हैं, पानी से बाहर निकालते हैं, तो वो बाहर निकालते ही क्या होता है, मर जाती है। अब उसका मरने का कारण क्या होता है, अब उसके मरने का कारण होता है दोस्तों, देखो कि उसमें जो श्वसन अंग हैं वो क्या होते हैं, गिल्स, सल्क और गलफड़े। अब ये क्या होते हैं, जैसे मछली पानी में रहती है तो पानी का देखो दोस्तों फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें दो अणु तो किसके होते हैं, हाइड्रोजन के, और एक अणु होता है साहब ऑक्सीजन का। तो पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम। अब जैसे ही मछली को अपन बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने पर होता क्या है कि जो वातावरण की ऑक्सीजन है वो क्या होता है, पानी की ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे मछली को अपन बाहर निकालते हैं, तो मछली जब बाहरी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, तो उसके ये जो श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। अब जैसे वो काम करना बंद करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, इनका भी काम क्या हो जाएगा, बंद, और ये फट जाते हैं। इस कारण ही हम बोलते हैं कि मछली को जैसे ही अपन जल से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो मर जाती है। अब अगली बात करें हम और कौन कौन से जंतु हैं, जैसे अपन बात करें उभयचर या एम्फीबियन की।
एम्फीबियंस की। तो इसमें जैसे मेढक वगैरह ये आते हैं, तो इनका क्या है कि इनमें जो श्वसन करने का काम करता है वो इनकी नम त्वचा, जो इनकी स्किन होती है उनके द्वारा, इनकी मुख ग्रसनी के द्वारा, जो इनकी ओरल फेरिंग्स होती है उसके द्वारा, और कुछ में फेफड़ों के भी द्वारा क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है। फेफड़ों के भी द्वारा क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है। अब उसके अलावा देखो अपन देखें जैसे सरीसृप, रेप्टाइल्स, पक्षी, एवीज वर्ग और स्तनधारी मैमल्स, इन सब में जो अपन के श्वसन अंग होते हैं वो होते हैं इनके लंग्स या फेफड़े। क्या होते हैं दोस्तों, फेफड़े। तो अपन जंतुओं की बात करें या हमारी ह्यूमन की बात करें तो इन सब में जो श्वसन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, लंग्स या फेफड़े। तो अब देखिए हमने देखा विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब अपन बात करते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो एक श्वसन तंत्र में पाई जाती हैं। तो अपन अब बात करते हैं, अपन का अगला टॉपिक है कि मानव में श्वसन क्रिया से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित होने वाले रोग या डिजीज कौन कौन सी होती हैं। अब इसमें अपन देखते हो बात करें तो मानव में सबसे प्रमुख बीमारी होती है लंग्स में अस्थमा, एलर्जी या ब्रोंकाइटिस। अस्थमा या एलर्जी या ब्रोंकाइटिस। अब दोस्तों इसमें देखते हैं अपन कि अस्थमा में होता क्या है, ऐसी कौन कौन सी क्रिया होती हैं जो मानव में अस्थमा रोग उत्पन्न करती हैं। अस्थमा में ऐसी कौन कौन से लक्षण होते हैं जो मानव में दिखाई देते हैं। तो अस्थमा की सबसे बड़ी बीमारी है और इसमें बस एक ही चीज आती है कि मानव को जो सांस लेने में, श्वसन क्रिया करने में दिक्कत आती है। अब दिक्कत का कारण क्या होता है, देखो जैसे अपन एक डायग्राम के द्वारा समझें। ये क्या होता है, मानव में ये श्वास नली यहाँ से जो आ रही है, नोजल ट्रैक्ट और नोजल कैविटी आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अपन की श्वास नली होती है, ये वाली श्वास नली अस्थमा में क्या हो जाती है, आपस में चिपक जाती है। और जब श्वास नली आपस में चिपक जाएगी, उसमें संकुचन होगा, तो क्या होगा, अस्थमा के रोगी को सांस लेने में दिक्कत आती है। अब जब दिक्कत आएगी तो उसको सांस लेने में भी क्या आएगी, प्रॉब्लम। अब कभी कभी कैसे हैं, जैसे हमारे शरीर में खांसी हो गई, अब हम खांसी को क्या है कि ऐसा मानते हैं कि इसके भाई खांसी वाला रोग है या कोई और रोग है। तो खांसी का लक्षण अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब एक तेज हवा हमारे फेफड़ों से मुख के द्वारा बाहर निकलती है तो क्या होता है कि जब ये हवा श्वास नली पर आएगी तो क्या होगा, जो पिचकी हुई श्वास नली है वो आपस में अपनी जगह पर स्थित हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, मानव को सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। और कभी कभी बोलते हैं कि कभी कभी मानव में क्या आता है, अस्थमा का अटैक आता है। तो क्या करते हैं, इस श्वास नली जो जहाँ से चिपक गई है या पिचकी हुई अवस्था में है, उसकी जगह एक ऐसी नलिका लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, उस नलका के द्वारा ये सांस नली कभी भी क्या हो जाती है, चिपक नहीं पाती है। और अस्थमा को पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है भाई, एक तो रोग हो गया अस्थमा, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस। दूसरा अपन बोलते हैं सिलिकोसिस, या जो माइल्स या खदानों में काम करते हैं, खदानों में कार्य करते हैं, या फिर अधिक धूम्रपान करते हैं। जो अधिक स्मोकिंग करते हैं लोग, उनमें क्या करते हैं उनमें क्या होता है कि जो सिलिकोसिस का पेशेंट होता है या खदानों में काम करता है या स्मोकिंग करता है, तो उसके क्या होता है, जो लंग्स में कूपिकाएं या एल्वोलाई प्रेजेंट है, उसमें क्या हो जाता है, कार्बन और सिलिका के पार्टिकल्स
कार्बन और सिलिका के कण क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और जब कार्बन और सिलिका के कण उसकी कूपिकाओं में या एल्वोलाई में जमा हो जाएंगे तो मान के चलो यहाँ तक क्या हो गया कि उसमें कार्बन और सिलिका के पार्टिकल्स जमा हो गए। तो अब देखो बाहर से ऑक्सीजन आई यहाँ पर और यहां से बाहर गई CO2। तो पहले तो ये ऑक्सीजन और CO2 पूरे कूपिकाओं में आ रही है और कूपिकाओं से बाहर निकल के जा रहे, लेकिन अब क्या हुआ कि यहां तक तो जमा हो गया पार्टिकल्स में कार्बन और सिलिका कण का। अब देखो ये छोटी सी जगह बची है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन आएगी और जाएगी। तो अब उसके लिए ऑक्सीजन के आने के लिए और जाने के लिए स्पेस क्या हो गया, बहुत कम। पहले स्पेस इतना था, अब स्पेस हो गया इतना। तो कार्बन के और सिलिका के कारण ऑक्सीजन आधे रास्ते ही आएगी और वहीं से वापस चली जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आदमी की जो फेफड़ों की क्षमता है वो हो जाती है कम। तो आदमी थोड़ा भी काम करता है तो आदमी की क्या हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है। तो दोस्तों ये दो लक्षण होते हैं रोग के, जो श्वसन रोग हैं। इनमें एक तो अस्थमा देखते हैं और एक सिलिकोसिस। अस्थमा में तो क्या हो रहा है, श्वास नली पिचक रही है, आपस में दोनों चिपक जाती हैं। और सिलिकोसिस में इसके कूपिकाओं में कार्बन और सिलिका के कण आके जमा हो जाते हैं। अब और बात बताएं तो देखो और एक दो बात और है जो अपन श्वसन तंत्र में कर सकते हैं। एक चीज और कि जो फेफड़ों के ऊपर आवरण पाया जाता है, फेफड़ों के ऊपर पाया जाने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। जो फेफड़ों के ऊपर जो हमारे ये क्या होते हैं, लंग्स, इन लंग्स के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं प्लूरा। और इन आवरण के ऊपर 12 जोड़ी रिब्स या पसलियां पाई जाती हैं। 12 जोड़ी क्या पाई जाएंगी भाई, रिब्स या पसलियां, जिनको हम हड्डियों में या बोन्स में काउंट करते हैं। अब अगली चीज आती है एक चीज और कि श्वसन दर कि एक आदमी 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन अंदर ले रहा है और बाहर निकाल रहा है। तो इसको एक मीटर के द्वारा काउंट किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं रेस्पायरोमीटर। और अपन एक वयस्क या स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो वयस्क में 14 से 16 पर मिनट जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है, 14 से 16। और अगर छोटे बच्चे या अपन नवजात शिशु की बात करते हैं तो नवजात शिशु में ये होती है 40 से 45 पर मिनट। और अब अगली बात करें सोते समय व्यक्तियों में श्वसन दर, तो सोते समय व्यक्तियों में श्वसन दर होती है 10 पर मिनट। तो दोस्तों ये हमारे श्वसन तंत्र की बात हुई और यहाँ अपना श्वसन तंत्र होता है कंप्लीट। अब अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई बहन को अगर श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आई तो वो कमेंट करके बता सकता है और उसकी ऐसे सॉल्यूशन विद एक्सप्लेन के साथ भी किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ और उसी जोश और जुनून के साथ अपन पढ़ेंगे एक नया तंत्र। धन्यवाद।